नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मानव की पाचन क्रिया किस तरह से होती है और मानव की पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग जो है सहायक होते हैं। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात आपको और भी मैं बताना चाहता हूं कि जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं उसका शाम को 9 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट होता है। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8629891058। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी यही है, कॉलिंग भी यही है। इन दोनों नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पाचन तंत्र होता क्या है और पाचन क्रिया किस तरह से होती है। तो दोस्तों, अगर हम मनुष्य की पाचन क्रिया की बात करते हैं, अगर हम मनुष्य की पाचन क्रिया की बात करते हैं तो मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है और छोटी आंत तक रहती है। आपने ध्यान रखना है, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से आरंभ होती है और कहाँ तक जारी रहती है? छोटी आंत तक जारी रहती है। और क्वेश्चन भी एग्जाम में पहला यही बनता है कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। और बहुत से लोग कर देते हैं कि मनुष्य की पाचन क्रिया पेट से शुरू होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य की पाचन क्रिया मनुष्य के मुख से शुरू होती है और छोटी आंत तक रहती है। आपने ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं यहाँ से क्या बनता है। और क्वेश्चन बनता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो है 6.25 मीटर। आपने ध्यान रखना है कितनी है छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। आपने ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो पतली होती है और बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। और ये जो बड़ी आंत होती है ये बहुत ज्यादा मोटी होती है, इसलिए इसकी लंबाई कम और इसे बड़ी आंत कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6.25 मीटर है और बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर। और आपने यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि शुरू कहाँ से होती है पाचन क्रिया? मुख से, और रहती कहाँ तक है? छोटी आंत तक रहती है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख में स्थित लार ग्रंथियों में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है एक एक चीज। देखो, जिसने बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी उसको भी आज समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इधर मैं यहाँ से बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक और चीज की, ऐसा नहीं है कि आपने यही पढ़ना है, ठीक है। आपने दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना है। मैथ्स है, इंग्लिश है, कोई भी चीज है, आपने हर एक चीज को साथ लेकर चलना है। क्या फायदा फिर एक दो नंबर से आप एग्जाम में रह जाएंगे। इसलिए हर एक चीज को साथ लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, मुख में स्थित लार ग्रंथियों में, ठीक है, मुख में स्थित लार ग्रंथियों में, ठीक है, मुख में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? लार ग्रंथियां। एक क्वेश्चन यहां से खत्म, ठीक है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहां से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों में कौन सा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और जो भोजन को किस में बदल देता है? जो भोजन को शर्करा या फिर मल्टोज में बदल देता है। आपने ध्यान रखना, कौन बदल देता है? टाइलिन नामक एंजाइम किसको किस में बदलता है? टाइलिन नामक एंजाइम भोजन को शर्करा या फिर मल्टोज में बदल देता है। आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है टाइलिन नामक एंजाइम? ये जो है भोजन को किस में बदल देता है? मल्टोज या फिर शर्करा में बदल देता है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात है लाइसोजाइम नामक एंजाइम, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम का क्या कार्य है।
तो दोस्तों लाइसोजाइम नामक एंजाइम कौन है? लाइसोसोम नहीं है ये है लाइसोजाइम। लाइसोसोम क्या है? मानव शरीर कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है? वो है लाइसोसोम। और ये क्या है? ये है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम का क्या काम होता है? ये भोजन में स्थित कीटाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आपने ये ध्यान रखना है। कौन करता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम। इसके आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय में पाचन। ठीक है, कि अमाशय में पाचन किस तरह से होता है। तो दोस्तों अगर हम अमाशय की बात करते हैं तो अमाशय में भोजन टोटल 4 घंटे तक रहता है। आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मानव शरीर के अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो मिनिमम 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अमाशय में 2 एंजाइम, ठीक है, अमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले 2 एंजाइम है। एक है पेप्सिन और एक है रेनिन। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक है पेप्सिन और एक है रेनिन। आपको पेप्सिन के बारे में बता दूं कि अमाशय के एंजाइम पेप्सिन में स्थित, ठीक है, पेप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। आपने ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन क्या है? जीवाणु है, रोगाणु है, कुछ भी है, तो पेप्सिन क्या है? या पाचक रस है, क्या है पेप्सिन? तो पेप्सिन हमारा एंजाइम है। आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, क्या होता है कि पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कौन सा? पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। आपने ध्यान रखना है। और एक एंजाइम और है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसको बदल देता है? ठीक है, देखें, देखो, जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो क्या करता है? वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो इस पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। आपने ध्यान रखना है, किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन बदल देता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। और पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन जो है इसको पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। आपने ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पाचन कार्य में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यकृत। ठीक है, तो दोस्तों यकृत जो है पाचन कार्य में भाग लेने वाला प्रमुख अंग है। ठीक है, आपको बता दें यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है यकृत। आपने ध्यान रखना, जिसको हम लीवर बोलते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है? वो है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यहीं से मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आपने ध्यान रखना। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बहुत ही बार इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है कि मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि। आपने ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, किसको? मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है, लिखते रहो साथ में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। आपने ध्यान रखना है, कितना होता है? 1.5 से 2 केजी वेट इसका होता है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फाइब्रोनोजोन नामक, ठीक है, फाइब्रोनोजोन नामक क्या होता है? फाइब्रोनोजोन नामक एंजाइम, ठीक है, क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने का मदद करता है। ठीक है, जो फाइब्रोनोजोन नामक एंजाइम है ना, ये कहां से निकलता है? ये यकृत से ही इसका स्रवण होता है। आपने ध्यान रखना है, कौन सा? फाइब्रोनोजोन नामक एंजाइम जो है कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रक्त का
थक्का नामक रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो फाइब्रोनोजोन नामक, ठीक है, कौन करता है? फाइब्रोनोजोन मदद करता है, आपने ध्यान रखना है। कहां से होता है इसका स्रावण? इसका स्रावण होता है कहां से होता है? वो होता है यकृत से, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बता दें, फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन को अगर हम प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो शेष बचे भाग को सेरम कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यदि हम फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दें, ठीक है, हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। आपको मैं बता दूं, जब मैं रक्त वाला चैप्टर कराऊंगा आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, कि प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन को अगर हम प्लाज्मा में से निकाल देते हैं तो शेष बचे भाग को हम सेरम कहते हैं। आपको ध्यान में ये बात होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक एंजाइम रक्त को जमने से रोकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किस एंजाइम की वजह से, ठीक है, किस एंजाइम की वजह से जो है रक्त जो है शरीर में नहीं जमता है? तो किसकी वजह से नहीं जमता है? वो है हिपेरिन की वजह से। हिपेरिन नामक एंजाइम की वजह से रक्त नहीं जमता है। आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन, हिपेरिन नामक एंजाइम का जो है स्त्रावण कहां से होता है? तो वो भी यकृत से होता है। आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है पित्ताशय। पित्ताशय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पित्ताशय का निर्माण यकृत में होता है। आपको मैं बता देता हूँ, पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। बहुत ही बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, वो होता है यकृत में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से लोग अस्थि मज्जा कर देते हैं लेकिन वो गलत है। पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है यकृत में, आपने ध्यान रखना है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पित्ताशय का निर्माण तो यकृत में होता है लेकिन जमा कहाँ होता है? ठीक है, लेकिन ये पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है, ठीक है, वो जमा कहाँ होता है? वो होता है यकृत में जमा होता है, ठीक है, ठीक है। आपने सॉरी, जो पित्ताशय का निर्माण होता है यकृत में और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कौन होता है? जो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, आपने ध्यान रखना है, क्या निकलता है? पित्ताशय से पित्त रस का श्रवण होता है, ठीक है, जो जिसका निर्माण कहां से होता है? यकृत से होता है। और जमा कहां होता है? वो पित्ताशय में होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है? तो यकृत में होता है। और जमा कहां होता है? जमा होता है पित्ताशय में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पित्ताशय की जो है, पित्ताशय का पीएच मान कितना है? वो है 7.7 है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नाशपाती के आकार का होता है, आपको मैं ये बता दूं। और इसमें जल की मात्रा 85% होती है। किसमें होती है? पित्ताशय में जल की मात्रा कितनी होती है? 85% होती है। और इसमें जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? ध्यान रखना है, कितनी होती है? 85% होती है। और पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और इससे निकलने वाला जो पित्तरस होता है वो जमा कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नाशय के बारे में, ठीक है। अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करें तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपने ध्यान रखना है। पहली कौन सी है? पहली ग्रंथि है यकृत। और दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आपको बता दें, ये एकमात्र ग्रंथि है जो अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंसुलिन, ठीक है। तो दोस्तों, इंसुलिन नामक एंजाइम की खोज, ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था पिछले पार्ट में कि इंसुलिन की खोज किसने की? ये की थी एफ बेटिंग ने, आपने ध्यान रखना है। किसने की थी? एफ बेटिंग ने की थी, 1921 में की थी, आपने ध्यान रखना है। आपने ये भी ध्यान रखना है एक चीज, और यहां से आपको रिमाइंड करवा दूं, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज भी की थी दयाराम साहनी ने। आपको मैं बता दूं किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि किस हार्मोन की कमी से
क्या है कि इंसुलिन नामक रोग मधुमेह नामक रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, आपने ध्यान रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इतने ये मैंने क्वेश्चन करवाए, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही एग्जाम में भी पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, जो कल वाले क्वेश्चन का आंसर था वो था कि क्या था कल वाला क्वेश्चन जो पिछले पार्ट में मैंने दिया था कि मानव शरीर में, ठीक है, किसकी कमी, किस मच्छर के काटने से जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, कि मानव शरीर में किस मच्छर के काटने से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वो पूछा था सब इंस्पेक्टर पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एलाइड की साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मच्छर के काटने से जो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो वो था एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। किसकी कमी से? एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप अपने करियर का ध्यान रखो। आपको अपने करियर का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से बनाना है अपना करियर, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि हमें आज का काम कल के लिए छोड़ देना है या फिर कल करेंगे, जो भी करेंगे आज नहीं करना है कल करना है। जो काम करना है आपको आज ही करना है। आपको कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल काल है, ठीक है। हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पास्ट जो चला गया होता है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं मैं कि हमें जो है जो भी काम करना है उसके लिए हमारे अंदर डेडिकेशन, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। आपको ये बात बता दूं, और लगन सबसे बड़ी बात है। जिस काम में आपकी लगन होती है उस काम को आप काफी लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट वरी अबाउट द पास्ट बिकॉज इट इज डेड एंड गॉन। वी शुड नॉट trust in the future because it is uncertain. We should act only present time, when present is the time when we can act and make our tomorrow better than today, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों की एरर डिटेक्शन की भी डिमांड थी कि एरर डिटेक्शन करवाओ सर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बीच में आपको एरर डिटेक्शन करवाऊंगा, और मैं आशा भी करूंगा कि आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको आसानी से एरर डिटेक्शन समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।